मनाहिल नूर को लेकर टीवी लाउंज में आई, जहां सबको ही नूर का इंतजार था। सलमा बेगम नूर को देखते ही उठ खड़ी हुई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बहू, अल्लाह नजरे बद से बचाए। सलमा बेगम उसको गले लगाते हुए बोली, जिस पर नूर हल्का सा मुस्कुरा दी। इधर आओ, मेरे पास बैठो। नूर ने इस बात में सर हिलाया और छोटे छोटे कदम उठाती उनके करीब जाकर बैठ गई। मनाहिल नूर को बैठते देखकर वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि दानियाल साहब ने उसे आवाज़ दी, मनाहिल बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? आओ इधर बैठो हमारे पास। अरहम के पास आकर बैठो। अरहम उनकी बात पर चौंका और मनाहिल बिना कुछ कहे उसके पास आकर बैठ गई। सलमा बेगम ने एक नज़र मनाहिल की तरफ देखा, उन्हें हैरानगी हुई थी उसे देखकर। भाई साहब, ये कौन है? सलमा ने हैरानगी से पूछा। ये नूर की दोस्त है मनाहिल। जिस पर अरहम ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि दानियाल साहब ने हकीकत नहीं बताई। लेकिन ये अब हमारी बहू है, दानियाल साहब संजीदगी से बोले, और मनाहिल को उनकी बात पर अपनी सांस रुकती महसूस हो रही थी। बहू? सलमा और उनके मियाँ अजहर को तो शौक लगा था। जी बहू, कुछ दिन पहले ही मैंने अरहम का निकाह अपने दोस्त की बेटी मनाहिल से किया है। लेकिन भाई साहब, अरहम की मंगनी तो किसी और से हुई थी ना? जी भाभी, बस एक इमरजेंसी बन गई थी जिसकी वजह से ये निकाह करना पड़ा। चले, कोई बात नहीं, जो जिसके नसीब में होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी बहू, अल्लाह दोनों को खुश रखे। अजहर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम शादी की तारीख तय कर लें? एक्चुअली मुझे देर हो रही है, ड्यूटी पर वापस भी जाना है। अरहम ने बात बदली थी। जी बेटा, ज़रूर, हम तो अगले माह की 10 तारीख सोच कर आए हैं, आगे आप जैसा कहें, हमें भी कोई एतराज़ नहीं। क्यों, ठीक कहा ना अरहम? जी अब्बू, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। सलमा बेगम नूर का माथा चूम कर बोली, मनाहिल बेटा, सबका मुंह मीठा कराओ। जी। मनाहिल फौरन उठी और मिठाई की प्लेट उठाकर सबका मुंह मीठा कराने लगी। सबको देते हुए अब वो अरहम के पास आई थी। अरहम के करीब आते ही उसके हाथ कांपना शुरू हो गए। नहीं खानी मुझे ये मिठाई, अरहम स्पाट लहजे में बोला और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। चलें, अब मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अरहम चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उनसे मोहब्बत से बोला, जीते रहो, खुश रहो, और अब जल्दी से अपनी बीवी को हमारे घर भी लेकर आना। सलमा बेगम ने कहा। जी। और मनाहिल बेबसी से हाथ में मिठाई की प्लेट पकड़े उसे जाता देख रही थी। रात को नूर अपना सामान समेट रही थी कि अचानक उसका फ़ोन बजा। नूर ने घड़ी पर वक्त देखा जो रात के 12 बजा रही थी। इस वक्त किसका फ़ोन आ सकता है? नूर ने सोचते हुए फ़ोन बेड के साइड टेबल से उठाया। अनजान नंबर देखकर वो चौंकी। अरहम ने उसे सख्ती से मना किया था कि किसी भी ऐसे इंसान का फ़ोन मत उठाओ जिसे ना जानती हो, लेकिन हो सकता है किसी ने मजबूरी में कॉल की हो। नूर ने सर झटक कर फ़ोन को कान से लगाया था, लेकिन रही खामोश। अस्सलामुअलैकुम नूर। नूर तो जैसे किसी लड़के की आवाज़ सुनकर ही डर गई। फिर हिम्मत करते हुए बोली कि आप कौन? मैं आपका मंगेतर अहद, और कुछ दिन बाद आपका शौहर बन जाऊंगा इंशाअल्लाह। वो बहुत ही पुरुम्मीद अंदाज में बोला। उसकी बात पर नूर झींप गई थी। क्या हुआ, अभी भी नहीं पहचाना? नूर के जवाब ना देने पर वो दोबारा बोला, नहीं, असल में मैंने कभी किसी मंगेतर से पहले फ़ोन पर बात नहीं की ना, इसलिए। नूर हिचकिचाते हुए बोली, इसका मतलब आपके पहले भी मंगनी हो चुकी है? आहत को तो जैसे करंट लगा था उसकी बात पर। अरे नहीं, मेरा मतलब किसी लड़के से। नूर को खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। ओह शुक्र, वरना मैं तो डर ही गया था। मुझे पता है कि आप किसी से बात नहीं करती, लेकिन अब तो हमारी शादी की तारीख भी तय हो गई है। अब तो हम एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं ना? लेकिन आप भाई को तो नहीं बताएंगे? यानी अरहम भाई को? जी। अरे मैं उन्हें क्यों बताऊंगा? हाँ ये भी है, आप क्यों बताएंगे? अगर आपने बताया तो आप खुद फंसेंगे। नूर लापरवाही से बोली तो अहद उसकी बात पर हैरान हुआ। क्या अरहम भाई ने तुम्हें मुझसे बात करने से रोका है? नहीं तो वो इसलिए क्योंकि आपने कभी फ़ोन ही नहीं किया पहले। मतलब रोक सकते हैं बात करने से वो हमें? ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। चलें, शादी वाले दिन पूछ लूँगा, आहद मोहब्बत से बोला, जिस पर नूर शर्मा गई। आपको नींद तो नहीं आ रही ना? आ रही है, वो भी बहुत ज़्यादा, आज बहुत थक गई हूँ, नूर मासूमियत से बोली। और आहद उसका तवक्को के बरअक्स जवाब मिलने पर दिल में कुढ़ कर रह गया। आप भी सो जाएं, ज़्यादा देर जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, आप सो जाओ, फिर बात होगी, अपना ख्याल रखना। उसने कहते हुए फ़ोन काट दिया और नूर उसके लाइन काटने पर खफकी से फ़ोन को देखने लगी। सुबह के 4 बज रहे थे जब वो घर में दाखिल हुआ। छोटे छोटे कदम उठाता अरहम टीवी लाउंज में आया जो उस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था।
भूख से उसका बुरा हाल था, लेकिन थकावट से अपने लिए खाना निकालने की हिम्मत नहीं थी। अरहम अपने रूम में आया तो उसकी नज़र मनाहिल पर पड़ी, जो शायद अरहम के डर से बेड की बजाय फर्श पर सो रही थी। उसे मनाहिल को ऐसे लेटे देखकर अच्छा नहीं लगा। उठो, उसने अपना बूट उसके पाँव पर जोर से मारा, जिस पर मनाहिल हड़बड़ाते हुए उठ बैठी। यहाँ सोने के लिए आई हो? अरहम स्पाट लहजे में बोला। नहीं, वो अचानक नींद आ गई थी, मनाहिल हिचकिचाते हुए बोली। अरहम बिना उसकी बात का जवाब दिए अपनी चीज़ें और पुलिस कैप उतार कर टेबल पर रखने लगा। अपनी शर्ट के बटन खोलता वो वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगा। अचानक उसकी नज़र मनाहिल पर पड़ी, जो बड़े गौर से उसे देख रही थी। अरहम के देखने पर मनाहिल ने फ़ौरन नज़रें चुराईं और रूम से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद अरहम फ्रेश होकर निकला तो बेड पर खाने की ट्रे देखकर हैरान हुआ। खानसामा रात के इस पहर तो कभी भी उसके लिए खाना नहीं लाई थी। तो फिर अभी वो सोच ही रहा था कि मनाहिल पानी लेकर रूम में आई और खामोशी से उसके करीब रख दिया। किसने कहा था मेरे लिए खाना लाने को? अरहम तल्खी से बोला। मुझे लगा आपको भूख लग रही होगी, कल रात आपने ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए। मनाहिल ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखा करो, समझी? जी। मनाहिल बस यही कह सकी। इसमें कुछ मिलाया तो नहीं ना? अरहम ने अब्रू उचकाकर पूछा। भूख की वजह से वो मनाहिल को खाना वापस ले जाने का भी नहीं कह सकता था। उसकी बात पर मनाहिल का दिल मानो कट कर रह गया, लेकिन वो जानती थी कि वो कुछ भी कह सकता है। नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगा। मनाहिल ने बिना कुछ कहे खामोशी से एक निवाला बनाकर मुंह में डाला। जब अरहम को लगा वो ठीक है तो खाना शुरू किया। क्या करूं, तुम जैसी लड़कियों पर यकीन भी तो नहीं कर सकता। जो लड़की घर से भाग सकती है वो मुझे जहर भी तो दे सकती है ना। अब की बार उसके लहजे में नरमी थी, लेकिन उसके अल्फाज ने मनाहिल का दिल जलाकर रख दिया था। मैं बाहर जा रही हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। अपने आंसू साफ करती मनाहिल रूम से चली गई। अरहम उसके आंसू देख चुका था, लेकिन उसे शायद मनाहिल के आंसुओं की परवाह नहीं थी, या शायद वो उसकी परवाह करना ही नहीं चाहता था। अरहम बेटा। अरहम जो बाहर की तरफ जा रहा था, दानियाल साहब की आवाज़ पर मुड़ा। जी अब्बू, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अरहम ने इस बात में सर हिलाया और चलते हुए उनके करीब आकर बैठ गया। जी कहिए। तुम्हें पता है ना बेटा कि नूर की शादी में बहुत कम दिन रह गए हैं। बाकी सब कुछ तो मैं खुद देख रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शॉपिंग तुम उसे कराओ। लेकिन अब्बू, आप जानते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और वैसे भी मैं उसके साथ जाकर क्या करूँगा? बेटा, तुम दोनों की माँ तो है नहीं जो ये सब देखती। नूर की अब छोटी छोटी खुशियों का ख्याल हमने ही तो रखना है, और मुझे यकीन है वो बहुत खुश होगी जब तुम उसे अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर शॉपिंग पर ले जाओगे। ठीक है, मैं कल उसे अपने साथ ले जाऊंगा शॉपिंग पर। सिर्फ उसे नहीं, मनाहिल को भी। वो दोनों अच्छी दोस्तें हैं, मिलकर शॉपिंग कर लेंगी। मनाहिल के नाम पर तो अरहम का हलक तक कड़वा हुआ। अब्बू, उसे ले जाना ज़रूरी है क्या? मैं रिजा को कह दूंगा, वो आ जाएगी। अरहम, मनाहिल अब तुम्हारी बीवी है, और अच्छे मर्द अपनी बीवी को साथ ले जाते अच्छे लगते हैं, ना कि मंगेतर को। दानियाल साहब की बात पर अरहम ने सर झुका लिया। अब वो आज नहीं तो कल वो मेरी बीवी बनेगी ही ना, इसका फैसला मैं करूंगा। उनके लहजे में वाज़ेह तल्खी थी। अब्बू, मैंने आपकी वजह से मनाहिल से शादी की। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, लेकिन आपको मेरी भी बात मानना होगी। अरहम अपनी बात पर जोर देते हुए बोला। तो ठीक है, मुझे तुम्हारी इस बात से कोई एतराज़ नहीं। रिजा क्या, तुम किसी से भी शादी कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हारी शादी खुद रिजा से कराऊंगा। कैसी शर्त? अरहम ने उलझी नज़रों से उनकी तरफ देखा। तुम किसी भी सूरत में मनाहिल को तलाक नहीं दोगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। अरहम ने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। अब्बू, आप ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। अब तुम्हें जाना चाहिए, देर हो रही होगी तुम्हें। अरहम मजीद कुछ कहे बिना वहां से लंबे लंबे कदम उठाता बाहर निकल गया। अरहम पुलिस स्टेशन पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर एक पल के लिए चौंका। शहर भर के ख्वाजा सरा खड़े एहतजाज कर रहे थे। इंसाफ दो के नारे लगा रहे थे। उसे कुछ देर पहले ही सारे मामले का पता चला था, इसीलिए वो घर से जल्दी पुलिस स्टेशन के लिए निकला था। अभी वो गाड़ी से उतरा ही था कि सब ख्वाजा सरा उसकी तरफ लपके। साहब, हमें इंसाफ चाहिए, हम यहाँ से इंसाफ लिए बिना नहीं जाएंगे, वो चीख चीख कर बोल रहे थे। उनकी आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि अरहम को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। 4-5 सिपाहियों ने आकर उन्हें अरहम से दूर किया। उनके दूर होते ही अरहम तेज रफ्तारी से अंदर की तरफ बढ़ा। कमरे में आया जहां शहबाज पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। अरहम को देखकर वो फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, जिसे अरहम ने वापस बैठने का इशारा करते हुए खुद अपनी कुर्सी पर विराजमान हुआ।
कब पेश आया ये वाकया? अरहम दानियाल साहब की बातों को मुकम्मल तौर पर भुलाते उसकी तरफ अब मुतवज्जो हुआ था। सर, आपके जाने के आधे घंटे बाद ही हमें यह खबर मिली थी कि ठेकेदार अजमल खान के बेटे की मेहंदी पर ना जाने की वजह से इस ख्वाजा सरा को गोलियों से छलनी कर दिया गया और अब शहर भर के सब ख्वाजा सरा सुबह 6:30 बजे से एहतजाज कर रहे हैं। शहबाज तफसीलात बता रहा था। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात है। क्या तुम्हें यकीन है कि उसने वाकई इतनी सी बात पर उसका कत्ल कर दिया है? अरहम दोनों हाथ टेबल पर टिकाए संजीदगी से बोला, जी सर, क्योंकि वो कोई आम ख्वाजा सरा नहीं था, बल्कि हमारे शहर का मशहूर डांसर था। एक रात में लाखों कमा लेता था वो। तो वो लेट क्यों हो गया? क्या कोई मसला था? नहीं सर, वो उसकी मुखालिफ पार्टी के घर चला गया था और जब ये बात अजमल खान को पता चली तो उसने उसके घर में दाखिल होकर फायर शुरू कर दिया। समझ गया। ठीक है, तुम ऐसा करो कि इनके जो गुरु हैं उनको अंदर बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जी सर, कहते हुए वो रूम से चला गया। कुछ देर बाद शहबाज के साथ 4-5 ख्वाजा सरा अरहम के रूम में दाखिल हुए। उनको देखकर अरहम हैरान हुआ था। उनमें से 2 बिल्कुल कोई मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन लग रही थी। उनको देखकर तो एक पल के लिए कोई भी नहीं कह सकता था कि वो ख्वाजा सरा हैं। हमें इंसाफ चाहिए साहब, उसके बगैर हम नहीं जाएंगे, वो अरहम के करीब आकर बोले। उनकी आवाज़ पर अरहम चौंका। तुम लोग बैठो, बैठकर बात करते हैं। अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठते वो उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। अरहम की बात पर वो उसके सामने आकर बैठ गई। साहब, हमारी फूलों जैसी बच्ची को अजमल खान ने बड़ी बेदर्दी से मारा है। हाय मेरी बच्ची। बोलते हुए उसकी आंखें भर आई थी। वो ऐसे बोल रही थी जैसे वो उसकी हकीकी बेटी हो। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ ज़रूर दिलवाऊंगा। अरहम ने यकीन दहानी करवाई। साहब, हमें पुलिस वालों पर एतबार नहीं है, उनमें से एक ख्वाजा सरा बोला था जो बड़े ही अंदाज में हाथ हिला रहा था। तुम लोगों को एतबार करना पड़ेगा। मैं तो हैरान होता हूँ कि तुम लोग ये काम छोड़ क्यों नहीं देते। अरहम को जैसे उनके हुलिये पर गुस्सा आ रहा था। तो बताएं साहब, क्या करें हम? अगर हम डांस करना छोड़ दें तो? उसे जैसे अरहम का ऐसे कहना अच्छा नहीं लगा। वही जो सब करते हैं, मेहनत करके खाओ, गुनाह से बचो और दूसरों को भी बचाओ। साहब, मेरा नाम पिंकी है और ये नाम मेरे गुरु ने रखा था। मेरे माँ बाप कहाँ हैं मैं नहीं जानती। अगर हम सब की तरह काम कर सकते तो हमारे माँ बाप हमें इस तरह ना छोड़कर चले जाया करते। साहब, आपको क्या लगता है हमें इस तरह ज़िंदगी गुजारना अच्छा लगता है? हमारी तो बदनसीबी है कि ना हम मर्दों की तरह ज़िंदगी बसर कर सकते हैं और ना औरतों की तरह। आपको क्या पता, जब हम घर से निकलती हैं तो सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी हमारा मजाक उड़ाती हैं, लेकिन हम फिर भी हंसते हंसते बर्दाश्त करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे लिए बोलने वाला कोई है ही नहीं। हमें सिर्फ हकारत की नज़र से देखा जाता है। पिंकी आज फट पड़ी थी, जैसे वो ये सवाल सुन सुनकर तंग आ गई हो। अरहम, जो सांस रोके उसकी बात सुन रहा था, उसके खामोश होने पर संभल कर बोला, मैं मानता हूँ कि तुम लोगों के साथ भी गलत होता है, लेकिन तुम लोगों ने ये सब शुरू तो खुद किया है ना। तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो तुम्हें चाहिए जो तुम्हारे पास आते हैं उन्हें अच्छी तालीम दिलवाओ, उसे अच्छा शहरी बनाओ। उसकी बात पर पिंकी तंजिया हंसी, जिससे उसके आगे वाले 4 गोल के दांत साफ जाहिर हो रहे थे। साहब, ये भी क्या था? ये जो मेरी गुलमेरी है ना, पूरी 10 जमातें पढ़ी है। जब कॉलेज जाना शुरू किया तो उसकी क्लास में से किसी एक को पता चल गया कि वो ख्वाजा सरा है। फिर उसका एक दिन भी कॉलेज जाना मुश्किल हो गया। जानते हो साहब क्या कहा था उन्होंने? अरहम खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। कहते थे कि तुम लोग सिर्फ इस दुनिया पर अजाब हो, तुम लोगों का काम हमारी शादियों पर नाचना है। तुम जैसे लोगों का कॉलेज और स्कूलों में क्या काम? तुम लोग तो हिजड़े हो। साहब, तुम सोच नहीं सकते ये मुआशरा हमारे साथ क्या करता है। आज जो हम इंसाफ लेने बैठे हैं ना, तो तुम लोग जल्दी इस पर काम शुरू करोगे, लेकिन 4 दिन के बाद तुम ही लोग कहोगे ख्वाजा सरा ही मरा है ना। अच्छा हुआ, एक तो कम हुआ। और वैसे भी यहाँ तो औरत की इज्जत नहीं, लोग औरत को इज्जत नहीं देते, तो हम तो फिर ख्वाजा सरा है। आखिरी बात में जैसे उसने तंज किया था, उसकी बात पर अरहम को शदीद दुख हुआ था, लेकिन उसके हर लफ्ज़ में सच्चाई थी। ये वो भी जानता था कि इस मुआशरे ने कभी भी ख्वाजा सरा को कबूल नहीं किया, लेकिन औरत की इज्जत, देखो ये मुआशरा औरत की बहुत इज्जत करता है, लेकिन उसकी जो इज्जत के काबिल हो। साहब, हर औरत ही इज्जत के काबिल होती है, बस कुछ मर्द इस काबिल नहीं होते कि वो औरत को इज्जत दे सकें। खैर, मैं इस मामले में और कोई बात नहीं करना चाहता, तुम लोग आराम से घर जाओ। मैं वादा करता हूँ कि गुल के कातिलों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा। अरहम ने बात बदली, शुक्रिया साहब, लेकिन अगर 2 दिन में मेरी गुल का कातिल ना पकड़ा गया तो हम फिर से एहतजाज करेंगी और तब हम इंसाफ लिए बगैर यहाँ से टलेंगे नहीं।
वो कहते हुए उठ खड़ी हुई। ठीक है, मैं 2 दिन में उन्हें पकड़ लूँगा। अरहम ने यकीन दहानी कराई थी। अरहम घर में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र टीवी लाउंज में पड़ी, जहाँ नूर और मनाहिल एक दूसरे से गपशप करने में मसरूफ़ थीं। बचपन से ही नूर और मनाहिल की बहुत दोस्ती थी। एक ही स्कूल में पढ़ने की वजह से दोस्ती गहरी होती चली गई। लेकिन नूर की अम्मी की डेथ के बाद वो कुछ अर्सा खाला के घर रहने चली गई। पीछे 6 सालों में उनका मिलना मिलाना कम ज़रूर हो गया, पर दोस्ती आज भी उतनी ही गहरी थी। भाई आप कब आए? बातें करने के दौरान नूर की नज़र अरहम पर पड़ी, जो उन्हीं को ही देख रहा था। उसकी आवाज़ पर चौंका और अरहम को देखते ही मनाहिल ने अपना दुपट्टा ठीक किया। बस अभी आया हूँ, चलो शॉपिंग करने चले। अरहम मनाहिल को नज़रअंदाज करता हुआ नूर की तरफ मुतवज्जो हुआ। भाई आप अभी तो आए हैं, कुछ देर आराम कर लें फिर हम चलेंगे। वैसे भी हम तो अभी तैयार ही नहीं हुई। नहीं मैं ठीक हूँ, बस एक कप चाय बनवा दो तो मैं फ़्रेश हो जाऊँगा, वहाँ तक तुम भी तैयार हो जाओ। वो कहते हुए अपने कमरे में चला गया। मनाहिल भी उसके जाते ही उठ खड़ी हुई। तुम कहाँ जा रही हो? नूर ने अबरूज कहा पूछा। अरहम के लिए चाय बनाने, मनाहिल ने संजीदगी से जवाब दिया। ओए होए, कहीं तुम्हें भाई से मोहब्बत तो नहीं हो गई जो इतनी अच्छी बीवी बन रही हो? नूर शरारत से बोली। उसकी बात पर तो जैसे मनाहिल को करंट लगा। अरे मजाक कर रही हूँ। नूर उसके चेहरे के तासुरात देखकर हैरान हुई। मनाहिल उसकी बात का जवाब दिए बगैर किचन की तरफ बढ़ गई। मनाहिल, नूर ने उसे आवाज़ देकर रोका। नूर की आवाज़ पर वो मुड़ी। तुम्हें नहीं हुई, पर मुझे यकीन है जल्दी भाई को तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, वो पुरुम्मीद अंदाज में बोली। उसकी बात पर मनाहिल जख्मी सा मुस्कुरा दी। अरहम को मुझसे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती, शायद मैं मोहब्बत के काबिल ही नहीं। जिस शख्स के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर गई थी, उसे मुझसे मोहब्बत नहीं हुई तो अरहम दानियाल को कैसे हो सकती है? मनाहिल चाय लेकर रूम में आई और छोटे छोटे कदम उठाती बेड के साइड टेबल पर खामोशी से रख दी। शादी के 1 हफ्ते बाद उनके रिश्ते में बस इतना फ़र्क आया था कि अरहम उसके हाथ से चीज़ ले लेता था। तैयार हो जाओ, देर हो रही है। अरहम मनाहिल को बिना देखे फ़ोन यूज़ करते मसरूफ़ अंदाज में बोला। मैं सोच रही थी कि आप नूर को ले जाएं, मैं जाकर क्या करूँगी? मनाहिल झिझकते हुए बोली। अपनी सोच अपने पास रखो, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें अपने साथ घुमाने का। मुझे अब्बू ने कहा था इसलिए तुम्हें साथ लेकर जा रहा हूँ, वरना कभी ना लेकर जाता। जाओ अब और जाकर तैयार हो जाओ। अरहम तल्खी से बोल रहा था। मनाहिल ने बेबसी से उसकी तरफ देखा और चलती हुई खामोशी से बेड के दूसरी साइड पर आई, जहाँ उसका बैग पड़ा था। मनाहिल ने बैग की जिप खोली और अपने लिए ड्रेस निकालने लगी। अरहम ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर वापस अपनी नज़रें फ़ोन की स्क्रीन पर मरकूज की। अपने कपड़े बैग से निकाल कर मेरे वार्डरोब में रख दो, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारे कपड़े वहीं रहेंगे, अरहम ने हुक्म सादिर किया। मनाहिल ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि जो उसके कानों ने सुना क्या वो सच है। अब ऐसे क्या देख रही हो? मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि नूर की शादी के दिन नज़दीक हैं और घर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे रूम में कोई तुम्हारा बैग देकर फजूल सवाल करे। अरहम ने उसे बिना देखे अपनी बात की वजाहत दी थी। मनाहिल ने फ़ौरन अपने कपड़ों के चंद जोड़े उसमें से निकाले और सीधी वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। अरहम के वार्डरोब में उसका हर ड्रेस सलीके से रखा गया था। जब से वो इस घर में आई थी इतना तो जान ही गई थी कि घर के मुलाजिम अरहम से बहुत डरते हैं। यही वजह थी कि उसके कमरे की चीज़ें तरतीब से रखी होती। अब तक वहीं खड़े रहना है, जल्दी से चेंज करो। अरहम के अंदाज में अब की बात सख्ती थी। मनाहिल ने जल्दी से ब्लैक कलर का ड्रेस निकाला और वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो चेंज करके वापस आई तो कमरे में पहले जैसी खामोशी नहीं थी। अरहम फ़ोन पर खिलखिलाकर बातें कर रहा था। मनाहिल बालों में ब्रश करते शीशे में अरहम को देख रही थी। इतना तो वो भी समझ सकती थी कि अरहम किसी लड़की से बात कर रहा है और वो लड़की कोई और नहीं, रिजा थी। उसे अरहम का रिजा से बात करना अगर बुरा नहीं लगा तो अच्छा भी नहीं लगा। उस पल एक अजीब सी हसरत उसके दिल में पैदा हुई कि कभी अरहम उसके साथ भी ऐसे ही बात करे। शायद अरहम से निकाह के बाद हाइम के लिए वो जज्बाती एहसासात दब कर रह गए थे। अब वो बस अरहम के बारे में सोचने लगी थी। अच्छा मेरी जान, मैं वापस आकर तुमसे बात करूँगा, अभी नूर को शॉपिंग पर ले जा रहा हूँ, अरहम मोहब्बत भरे लहजे में बोला। वो जानता था मनाहिल उसे देख रही है, इसलिए वो जानबूझकर रिजा से ऐसे बात कर रहा था। फ़ोन बंद होते ही अरहम उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। शॉपिंग करने जा रहे हैं, किसी की शादी नहीं है जो तुम इतना तैयार श्यार हो रही हो। बाहर मैं तुम्हारा और नूर का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। वो कहता हुआ बाहर निकल गया। अरहम ड्राइविंग सीट संभाले मनाहिल और नूर का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों एक साथ बाहर आती दिखी। अरहम की नज़र मनाहिल पर पड़ी, जिसने खुद को बड़ी सी चादर में ढांप रखा था।
ना चाहते हुए भी मनाहिल की ये हरकत उसे अच्छी लगी थी। नूर गाड़ी का बैक डोर खोलकर अंदर बैठ गई। मनाहिल भी उसके साथ बैठने की गर्ज से गाड़ी की दूसरी साइड से आकर बैक डोर खोलने लगी। तुम कहाँ बैठ रही हो? नूर ने अब्रू उचकाकर कहा। तुम्हारे साथ, मनाहिल ने संजीदगी से जवाब दिया। वही तो मैं सोच रही हूँ कि तुम मेरे साथ क्यों बैठ रही हो। अब तुम मेरे भाई की बेगम हो भई, और तुम्हारा हक है कि तुम उनके साथ बैठो, नूर मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन नूर, मैं तुम्हारे साथ ही ठीक हूँ, मनाहिल ने यकीन दहानी कराई। तुम भाई के साथ ही बैठोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम भाई के साथ ही बैठोगी। नूर बस जिद हुई थी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, अरहम की गुस्से भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई। जब नूर कह रही है तो उसकी बात मान लो, आ जाओ आगे। अरहम की आवाज़ पर वो फ़ौरन फ्रंट डोर खोलकर उसके बराबर वाली सीट पर जा बैठी। अरे ये हुई ना बात, कितना अच्छा लग रहा है आप दोनों को साथ ऐसे देख कर बैठा। अरहम उसकी बात पर जैसे तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर ले आया। कुछ देर खामोशी रही गाड़ी में। मनाहिल सर झुकाए बैठी हुई थी और नूर बस खुश होकर उन्हें देख रही थी। वैसे भाई, आपको एक बात बताऊं? नूर उसके करीब आकर बोली, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज फाश करने वाली हो। बोलो, अरहम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला। वैसे आपकी और नूर की शादी से मैं बहुत खुश हूँ। रिजा आप भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मनाहिल तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो उसकी बात ही कुछ और है। नूर चहक कर बोली। तुमने कहाँ से शॉपिंग करनी है? और हमने बात बदली। जहाँ से पहले करती थी, भूल गए क्या आप? अरे नहीं, बस कंफर्म करना चाह रहा था। मुझे लगा कहीं कोई ख़ास जगह से तो नहीं करनी। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे जाने के बाद आप मनाहिल को भी यहीं से शॉपिंग करवाना। अरहम ने उसकी बात का जवाब दिए बिना गाड़ी को पार्किंग में ला खड़ा किया। गाड़ी के रुकते ही नूर फौरन नीचे उतरी। मनाहिल भी अपनी चादर ठीक करते उसके साथ ही गाड़ी से उतरी। अरहम अभी भी गाड़ी में मौजूद था। क्या हुआ भाई, आप क्यों नहीं आ रहे? नूर ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूँगा वहाँ? मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूँगा? अरहम नागवारी से बोला। नहीं भाई, आप हमारे साथ आएं, और अब हमारे साथ ही चलेंगे आप। मनाहिल, तुम कहो ना भाई को। नूर की बात पर वो चौंकी, फिर हिम्मत करते हुए बोली, आप भी हमारे साथ चलें। अरहम गाड़ी को लॉक करता उनके साथ चल दिया। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मैं बस नूर का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए आ गया। अरहम ने उसके कान में सरगोशी करने वाले अंदाज में कहा। अरहम की बात पर मनाहिल की आंखें पल भर को भीगी थीं। वो उसकी परवाह किए बगैर अब नूर को कुछ बताने में मसरूफ़ हो गया। नूर और मनाहिल ड्रेस खरीदने में मसरूफ़ थी। नूर हर ड्रेस लेने से पहले मनाहिल से पूछती, लेकिन मनाहिल बस खामोशी से इस बात में सर हिला देती। मनाहिल ने नज़र घुमाकर अरहम की तरफ देखा, जो बेजारी से खड़ा मुख्तलिफ ड्रेसेस को देख रहा था। काश आप मुझे अपनी पसंद का ड्रेस लेकर देते, जो मैं नूर की शादी में पहनती, मनाहिल ने दिल में सोचा। क्या हुआ, कहाँ देख रही हो? नूर, जो कब से उससे ड्रेस के बारे में पूछ रही थी, उसका जवाब ना मिलने पर मनाहिल का कंधा थपथपाकर बोली। उसकी आवाज़ पर मनाहिल चौंकी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है? मनाहिल संभलते हुए बोली। मेरे लिए रहने दो। ये देखो, ये कैसा है? मुझे तो ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन है ये तुम पर भी बहुत अच्छा लगेगा। मनाहिल ब्लू कलर का ड्रेस देखते हुए बोली, जिस पर बीड्स का बहुत खूबसूरत काम किया गया था। मेरे लिए रहने दो, शादी तुम्हारी है, तुम अपने लिए पसंद करो। मनाहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये क्या बात हुई भला? मैं तो अपने लिए कितने सारे जोड़े पसंद कर चुकी हूँ, अब तुम भी अपने लिए कोई पसंद कर लो। बोलते हुए उसकी नज़र अरहम पर गई, जो रेड कलर की ड्रेस को बड़े गौर से देख रहा था। उसके देखने से लग रहा था कि वो ड्रेस अरहम को पसंद आ गया है। मनाहिल, तुम ये ड्रेस देखो, मैं अभी आई। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मनाहिल ने हैरत से पूछा। कहीं नहीं, अभी आई। अपनी बात मुकम्मल करते ही नूर अरहम के पास चल दी और मनाहिल उलझी नज़रों से उसे जाता देखने लगी। बहुत अच्छा लगेगा मनाहिल पर, उसे रेड कलर पसंद है। नूर ने अरहम के कान में सरगोशी की। नूर की आवाज़ पर अरहम ने मुड़कर उसके चेहरे को देखा, जो उस वक्त चहक रहा था। नहीं, मैं वैसे ही देख रहा था, अरहम ने नागवारी से जवाब दिया। मगर हकीकत तो ये थी कि वो उसने ड्रेस मनाहिल के लिए नहीं बल्कि रिजा के लिए पसंद किया था, लेकिन मनाहिल के नाम पर अब वो उसे ड्रेस अच्छा ही नहीं लग रहा था। मुझे सब पता है, अब मुझसे क्या छुपाना। चलें जल्दी से ख़रीद लें, इससे पहले कि कोई और ख़रीद ले। नूर कंधे उचकाकर बोली। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहने के लिए लब खोलता, नूर ड्रेस पैक करवाने का कह चुकी थी और अरहम बस बेयकीनी से नूर को देख रहा था। मनाहिल उस ड्रेस को देख रही थी जो नूर उसके लिए पसंद करके गई थी। अच्छा लग रहा है तो मैं ले दूं,
एक अनजान मर्दाना आवाज़ कानों से टकराई थी। मनाहिल उसकी आवाज़ पर मुड़ी नहीं, लेकिन डर से मनाहिल को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। क्या हुआ? आप जवाब क्यों नहीं दे रही? अगर पसंद है तो हुक्म करें मेरी जान। अब वो शख्स मनाहिल के बराबर आ खड़ा हुआ। मनाहिल ने खौफ से नज़रें उठाकर उन्हें देखा। मनाहिल का दिल चाहा कि वो वहाँ से गायब हो जाए। अगर अरहम ने देख लिया तो वो क्या कहेगा? अरहम की नज़र मनाहिल पर पड़ी, जिसकी पुश्त उसकी तरफ थी। उसके साथ खड़ा शख्स उसे कुछ मशकूक लगा, जिसका चेहरा मुकाबिल की तरफ था और उसके होंठ हिलने से लग रहा था कि वो मनाहिल को कुछ कह रहा है। और उसकी नज़रें उस वक्त अरहम को उलझा गईं। बिना कुछ सोचे समझे अरहम बड़े बड़े डग उठाता मनाहिल के करीब पहुंचा। क्या मसला है भाई साहब? अरहम ने सख्त लहजे में पूछा। अरहम की आवाज़ पर जहां वो शख्स मुड़ा, वहीं मनाहिल तो जैसे बुत बनी खड़ी रही। तुम कौन हो? वो शख्स अब अरहम के सामने खड़ा ढिठाई से बोला। क्या कह रहा था ये तुम्हें? अरहम ने सहमी सी खड़ी मनाहिल से पूछा। इससे पहले कि वो कुछ बोलने के लिए लब खोलती, वो शख्स फौरन बोला। तुम कौन होते हो पूछने वाले? ये मेरा और इसका मामला है, वो तेवरी चढ़ाकर बोला। उसकी बात पर अरहम ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। बीवी है ये मेरी, घटिया इंसान, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी इससे बात करने की? अरहम उसका गिरेबान पकड़कर धाड़ा था। थप्पड़ की आवाज़ वहां खड़े हर इंसान ने सुनी थी। नूर अरहम की आवाज़ पर फौरन भागकर वहां पहुंची थी, जहां अरहम से सब उस शख्स को छुड़वा रहे थे और मनाहिल खौफ से कांप रही थी एक तरफ खड़े होकर। भाई छोड़ें, क्या कर रहे हैं आप? नूर ने अरहम का बाजू पकड़कर झिझोड़ा। सर आप प्लीज़ जाएं, हम देख लेंगे, दुकान मालिक ने आकर अदब से कहा। अरहम ने उस शख्स को छोड़ा जो अब लंबे लंबे सांस खींच रहा था। चलो यहाँ से। अरहम नूर और मनाहिल को घूरते हुए स्पार्ट लहजे में बोला। नूर मनाहिल को हाथ से जोर से थाम कर अब अरहम के पीछे पीछे चल रही थी।